हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे मगध का उत्कर्ष है। मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने देखा कि मगध का सबसे प्राचीन वंश की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा किया गया था, जिनके पुत्र जरासंध थे, जो कि हमें महाभारत की घटनाओं को याद दिलाता है। जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध होता है, जिसमें भीम विजयी होता है। लेकिन उसके बाद महाजनपद के समय में 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया जाता है। बिंबिसार ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में स्थापना किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है, जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया। और महापद्मनंद अपने आप को एक राज की उपाधि से नवाजता है। वहीं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में उसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में मौर्य साम्राज्य से एक दो क्वेश्चन तो जरूरी रहता है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में धनानंद को मारकर युद्ध में पराजित कर या मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उनका जन्म मौर्य वंश चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति होता है। सिकंदर भारत से जाने के बाद यहाँ के जितने भी विजयी क्षेत्र थे उसको सेल्यूकस निकेटर के हाथों सौंप देता है। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है और उसके बाद संधि होता है। संधि के बाद काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले किया जाता है। वहीं सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त की शादी भी करवा दिया जाता है। कार्नेलिया को हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेता है और वह जैन धर्म का अनुपालक बन जाता है। विभिन्न इतिहासकारों के मत से चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ सेना के साथ उसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया। पूरे भारत पर विजय ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि वह ऐसे जगहों पे दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो भारत के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे मौर्य वंश की स्थापना करता है। यहाँ तक कि वह ऐसे जगहों पे भी पूर्वांचल में करता है जहां आज तक अंग्रेज भी ना जा सके। वैसे जगहों को उसने अपने साम्राज्य मिला लेता है। यानी कि अब तक के सबसे बृहद साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य में किया गया, मौर्य शासकों द्वारा। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन के अनुसार सेंडोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति पुष्यगुप्त जो कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में करता है। यानी कि सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यगुप्त ने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक के सोनबेलगोला में जैन धर्म के अनुसार उपवास कर अपना शरीर त्याग करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है।
चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी बच्चों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उस समय के समय में ईरानी या फिर यूनानी लोगों ने भारत पर अधिपत्य कर लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को ईरानियों या फिर यूनानियों से मुक्त कराया, इसलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा 512 ईसा पूर्व में दाराया बहु या फिर देरियस जिसका नाम है, उसने आक्रमण किया था। वहीं यूनानियों में सबसे प्रथम बार सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए या फिर उसके जानने के लिए हम लोग 3 लेखकों की किताबों को देखते हैं। एक मुद्रा राक्षस बुक जो कि विशाख दत्त को लिखा गया था। वहीं इंडिका बुक मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वहीं अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। अर्थशास्त्र आज के इकोनॉमिक्स टर्म पे नहीं बल्कि उस समय के अर्थशास्त्र राजनीति पे आधारित था। वहीं मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा था जो कि आज के समय पटना है, और मौर्य साम्राज्य के महल जो कि पटना के कुमरान पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां पे मौर्य साम्राज्य के महल का अवशेष भी प्राप्त है। वहां पे मेगास्थनी जब आया तो उस समय आया तो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो कि 570 बुर्ज और 64 द्वार से बना हुआ था, 3 मंजिला, जिसमें जो लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था, जिसके अवशेष आज भी आप लोगों को पटना के कुमरान पार्क में मिल जाएगा। यदि देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, यानी अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। वहीं बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बच्चों, आप लोग को हमने बताया है कि अजीवक संप्रदाय के स्थापना किसने किया था? तो इसके संस्थापना मखली पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को पहले भेजा, लेकिन विद्रोह को दबा नहीं पाया। उसके बाद बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजता है, जो कि अशोक तक्षशिला में जाकर वहां उस विद्रोह को दबाता है। बिंदुसार अपने समय में सीरिया नरेश एंटियोकस वंश से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग करता है। एंटियोकस ने मदिरा और सूखे अंजीर तो भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक को नहीं भिजवा पाए, और उन्होंने कलवा भेजा कि दार्शनिक कोई वस्तु नहीं बल्कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, यदि वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। तारानाथ बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। वहीं बिंदुसार के समय में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होता था, जिसके प्रधान को खल्लाटक होते थे। बिंदुसार के दरबार में डायनेकस जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत थे, डायनेकस आया था। बच्चों, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? तो मेगास्थनीज। वहीं बिंदुसार के दरबार में डायनेकस आया था। वहीं अशोक के दरबार में डायोनिसियस आए थे। तो ये हमने पढ़ा अभी तक में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। दोस्तों, अब हम देखते हैं अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक महान के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए वो कम ही होता है, क्योंकि अशोक पहले राजा थे। यानी कि पहले क्या, भारत के एक ही चक्रवर्ती राजा हुए, वो थे अशोक महान, जिनके नाम में महान शब्द लगा हुआ है, यानी कि चक्रवर्ती अशोक महान। विश्व के
विश्व के महान राजाओं में एक अशोक महान का भी नाम आता है। अशोक केवल अपने बृहद राज्य क्षेत्र के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि अशोक अब शांति व्यवस्था, धर्मपरायण, मनुष्यों से प्रेम, यहां तक कि पशु चिकित्सालय, भारत में सर्वप्रथम पशु चिकित्सालय भी अशोक ने ही बनवाया था। वहीं वह हर धर्म के आदर करते थे, यहां तक कि उन्होंने अपने समय में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया। यहां तक कि उन्होंने अपने बेटा बेटियों को भी बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आइए हम जानते हैं अशोक के क्षेत्र जो कि उत्तर में हिंदू कुश तक था, वहीं दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक था, वहीं पूर्व क्षेत्र में आज के बांग्लादेश यानी उस समय भारत में ही था, वहीं पश्चिम में अफगानिस्तान से ईरान तक फैला हुआ था, यानी कि पूरे भारत उपमहाद्वीप में इनका शासन था, और साथ ही अफगानिस्तान ईरान तक, यानी कि इतना बड़ा बृहद साम्राज्य जो कि आज तक भारत में कभी भी नहीं बन पाया, यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं बना पाए थे। तो आइए हम देखते हैं मुख्य बातों को अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक के बारे में जितना पढ़ा जाए वह पढ़ ही नहीं पाएंगे समय के कारण, इसलिए चलते हैं हम लोग मुख्य बातों को। अशोक राजगद्दी पे 200 अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। उस समय राज्यपाल अवंती के राज्यपाल थे। नहीं दोस्तों, अशोक राजा तो बन गए थे 272 ईसा पूर्व में ही, लेकिन उन्होंने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में कराया, क्योंकि बिंदुसार 272 ईसा पूर्व में, तो इन बिंदुसार के मृत्यु के बाद ही अशोक अपने आप को राजा बना चुका था। इसलिए कि मान्यताएं हैं कि बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को बनाना चाहता था, लेकिन जितने भी मंत्री या और भी बहुत लोग चाहते थे कि अशोक को राजा बनाए, इसलिए अशोक जो है खुद राजा 272 ईसा पूर्व में बन चुका था, लेकिन उसने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाता है। उससे अपना दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का था। अशोक अपने शिलालेख स्तंभ लेख, गुफा लेख और पृथक शिलालेख के बारे में जाना जाता है। भारत में प्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक अपने कार्यों को जनता के सामने शिलालेख या स्तंभ लेख पर अपने कार्यों का अंकन कर जनता को बताता था। तो आइए देखते हैं अशोक गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उदयगोला अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वहीं अशोक राजतरंगिणी जो कि कथन द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना किया था। अशोक का शिलालेख 4 तरह के होते हैं, एक शिलालेख, स्तंभ लेख, पृथक शिलालेख और गुफा लेख या गुहा लेख। अशोक अपने अशोक की लिपि ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आरमाइक लिपि थी, यानी अशोक अपने लेखों को 4 लिपियों में लिखता है, जो कि आरमाइक और ग्रीक लिपि जो है हमें अफगानिस्तान में मिलता है। वहीं खरोष्टी लिपि आज के पाकिस्तान में मिलता है। वहीं ब्राह्मी लिपि वर्तमान भारत में मिलता है। खरोष्टी लिपि जो कि आप लोग जानते होंगे कि खरोष्टी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले पाड्रेट्टी पैंथलर ने किया था 1750 में, जबकि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले डिकोड यानी कि सबसे पहले पढ़ा था 1837 ईस्वी में जेम्स ग्रिशम ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स ग्रिशम ने। अशोक अपने भाब्रू अभिलेख में लिखता है कि अशोक मगध का महाराजा है। मगध यानी कि राजा है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई करता है और वहां कलिंग की राजधानी तोसरी पे अधिकार कर लेता है
और वहीं पे होता है कि अशोक तोसली पर अधिकार कर लेता है और कलिंग की चढ़ाई में इतना रक्तपात होता है कि उसका अभिलेख 13वां अभिलेख में विस्तृत बताया गया है कि करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु, करीब 1.5 लाख लोग घायल, और उस रक्तपात से अशोक का मन विचलित होता है और वह वहां से शांति की पाठ पढ़ता है, अपना अस्त्र त्याग देता है। दोस्तों, अस्त्र त्याग देना, अस्त्र तो त्याग देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अस्त्र मतलब त्याग दिया तो अस्त्र उठाएगा नहीं, वह वहां से शांति का उपदेश देता है। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, एक कहावत है दोस्तों कि क्षमा वही करता है जिसके पास बल होता है, यानी कि जो बलवान होता है वही क्षमा करे। तो असली क्षमा का अधिकारी वही होता है कि वो क्षमा कर सकता है, नहीं तो कमजोर क्षमा नहीं कर सकता। तो अशोक अपने आप में उस समय बहुत मजबूत था, वह लोगों को शांति मतलब क्षमा करता था और शांति कहता था कि आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करिए और शांति से रहें। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अशोक बोध गया कब? 10वें वर्ष में, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। वहीं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा पे जाता है। लुम्बिनी जो कि महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली है। लुम्बिनी जब वह जाता है तो वह वहां पे बलि यानी कि स्वेच्छा से राजा को उपहार देने वाला कर यानी बलि को समाप्त करता है, और वहां पे उसने कर को 1/6 से 1/8 कर देता है। अशोक आजीविकों के लिए बराबर अशोक गया के पास बराबर की गुफाओं में कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी यानी कि 4 गुफा बना करके आजीविकों को रहने के लिए देता है। वहीं इसका पौत्र दशरथ भी नागार्जुनी पहाड़ी में, जो कि गया के पास ही, वहां उसने एक गुफा बना देता है और उसको आजीविकों के लिए दिया जाता है। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। वहीं अशोक के अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम कौरवांके और पुत्र तिवर का उल्लेख होता है। अतिरिक्त शिलालेख में अशोक कहता है कि सारी प्रजा हमारी संतान है। अशोक के बृहद शिलालेख 14 होते हैं, वहीं अशोक के स्तंभ लेख 7 होते हैं, जो कि 6 स्थानों से मिलता है। आइए लोग देखते हैं कुछ शिलालेख। 14 अशोक के प्रथम शिलालेख से पशु बलि की निंदा मिलती है, यानी कि अशोक अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है। वहीं दूसरा शिलालेख में लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताया जाता है। वहीं उसमें चेर, चोल, सत्यपुत्र और पांड्य राज्यों का उल्लेख भी होता है। जबकि वहीं दूसरे अभिलेख में यूरोपियन नरेश का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के शिलालेख में किन किन राज्यों के बारे में बताया गया है, तो चेर, चोल, सत्यपुत्र और पांड्य। सबसे बृहद शिलालेख दूसरे बृहद शिलालेख को ही माना जाता है। 7वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। वही 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध के बारे में बताता है और पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य को भी उसमें बताया गया है। चोल, पांड्य और श्रीलंका के बारे में बताया गया है। स्तंभ लेख जो कि 7 होते हैं, जो कि स्तंभ लेख मात्र ब्राह्मी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और स्तंभ लेख जितना भी स्तंभ लेख जो 6 जगहों से मिला है वो सभी भारत में ही मिले हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो कि कौशाम्बी में था, जिसे अब अकबर ने इलाहाबाद अपने राज्य महल में लगवाया। वहीं टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख जो कि टोपरा हरियाणा में स्थित है, वहां पे उस स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया। वहीं मेरठ दिल्ली अभिलेख स्तंभ लेख मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली लाता है। वहीं रामपुरवा स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगेट अभिलेख और लौरिया अड़ेराज स्तंभ लेख, ये सब तीनों बिहार में हैं। तीनों बिहार में पश्चिमी चंपारण में आते हैं। रामपुरवा अभिलेख जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में उपस्थित लगाया हुआ है, जो कि वहां राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है। उस पर नटुआ बैल का चित्र अंकित है।
वहीं लौड़िया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण में मयूर चित्र उस पे अंकित है। वहीं लौड़िया राज्य चंपारण में सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देवी अभिलेख होता है। सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमी देवी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य बृहद मौर्य साम्राज्य जो कि 5 प्रांतों में बटा हुआ था। 5 प्रांत उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ, प्रासी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, वहीं अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसले और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, वहीं प्रासी पाटलिपुत्र। प्रासी मतलब पूर्व देश। वहीं मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा द्वारा छल से उसे मार दिया जाता है और उससे मृत्यु संग अपना नया वंश शुंग वंश की स्थापना करता है, जो कि हम बाद में देखेंगे। अंतिम शासक बृहद 125 ईसा पूर्व में तक चला, जो कि पूरा वंश जो 137 वर्ष मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक चलता है। हम लोगों ने देख लिया पूरे मौर्य साम्राज्य। जो आने वाला क्वेश्चन था हमने आप लोगों को बता दिया है। मौर्य काल में तीर्थ जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता है, वहीं समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता है। दोस्तों, हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य पूरा पढ़ लिया है। अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे विद्यापुंज एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करें, और विशेष नोट्स के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम को भी विद्यापुंज एकेडमी टेलीग्राम जो कि विद्यापुंज एकेडमी से ही उसे भी सब्सक्राइब करें, जो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।